तो आज है शहीद दिवस, आप सब जानते हैं। आचार्य जी ने भी अपनी बात को रखा और हमें उद्वेलित किया, मन से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और जितने महानुभाव अब यहाँ बैठे, मैं थोड़ी सी चर्चा उन्हीं से कर लेता हूँ। बेटा बातचीत नहीं, अब बैठ जा, बैठ जा एक स्थान पर। हाँ, यहाँ पर बैठ जाओ बेटे। आप सबने भगत सिंह जी के बारे में पहले भी सुना था, आज भी सुना, और पहले भी जानते थे। आज कोई नई बात हो सकता है आपके सामने गई हो, मुझे नहीं जानकारी इसकी बात की आज कोई नई बात आप लेके जा रहे हैं कि नहीं लेके जा रहे। लेकिन केवल इतनी सी बात मैं छोटी छोटी उनके बारे में तो कहूंगा, लेकिन मेरा मकसद आपसे चर्चा करने का है। भगत सिंह जी का बलिदान हो गया, फांसी पे चढ़ गए, हमारे घर में उनके चित्र लग गए, जगह जगह उनके बारे में आज बड़े बड़े आयोजन होंगे। लेकिन थोड़ा सा पीछे चल करके हमें एक बात पर विचार करना होगा, आखिर भगत सिंह को फांसी पे चढ़ने के लिए कहा किसने था? उनके मन में यह भाव जगा कैसे था कि मैं चढ़ूंगा फांसी पर, मैंने देश आजाद कराना? यह भावना उनके मन में, हृदय में पैदा कैसे हुई? आज हमारी सेना है, सेना के अनेक सैनिक इस समय देश की रक्षा करते हैं, वहां पर जाते हैं, गोलीबारी होती है और हमारे सैनिक कुर्बान भी होते हैं, बलिदान भी होते हैं। लेकिन अगर यह कहा जाए कि वो हमारे सैनिक है और उनको मालूम है मैं सेना में हूं और मुझे सेना में रहने के कारण से रक्षा करनी है और उसमें मेरा बलिदान भी हो सकता है, उनके मन में पहले से विचार है, तभी वो सेना में जाकर के खड़े। पर भगत सिंह तो किसी सेना में नौकरी नहीं करते थे। भगत सिंह तो किसी राजा की नौकरी में नहीं थे कि देश की रक्षा करने की तुम्हारी जिम्मेदारी हो, तुम देश के सेनापति हो। और 23 साल की उम्र कोई बहुत बड़ी मैच्योर उम्र नहीं हुआ करती। 23 साल का नौजवान, उसके मन के अंदर जिस समय एक नौजवान के अंदर विवाह करने की इच्छाएं बलवती होती हैं, उस नौजवान के अंदर विवाह को टाल करके देश को आजाद कराने की इतनी प्रबल इच्छा मन में पैदा हो गई हो, तो इसका मतलब यह है कि वो छोटी अग्नि तो नहीं थी, सामान्य अग्नि नहीं थी कि मेरे नाम हो जाएगा। आज भी लोग बलिदान देते हैं, बेल्ट बांध करके कूद पड़ते हैं भीड़ के अंदर, विस्फोट होता है, खुद भी मर जाते हैं, 20, 30, 50 लोग मर जाते हैं। उनके दिमाग में जहर भर दिया गया है कि तुम अगर ऐसे मरोगे तो तुम्हें हूर की परियां मिलेंगी, स्वर्ग मिलेगा। वो इस इच्छा से मर रहे हैं। पर भगत सिंह के अंदर तो वो इच्छा नहीं थी। फिर कौन सी इच्छा काम कर रही थी, कौन सी अग्नि काम कर रही थी? आज थोड़ा सा समय इस काम के लिए लगाते हैं। ऐसे किसी के अंदर यह पैदा नहीं हुआ करती, अच्छा हो भी जाए तात्कालिक हुआ करती है। हमारे मुख्यमंत्री अभी गिरफ्तार हुए हैं, बहुत कहते थे गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो, क्यों नहीं करते गिरफ्तार? अब हो गए तो चेहरे से लगता है कि गिरफ्तारी होना उनकी इच्छा में नहीं था। होने के बाद पता लगता है बोलने में और होने में। मैं देश के लिए कुर्बानी दूंगा कहने वाले हम भी हैं, आप भी हैं। अगर मैं नारा लगवाऊं आप भी लगाओगे, हाँ हम भी तैयार हैं। लेकिन जब इसकी स्थिति सामने आएगी तो शायद मेरे और आप में से कोई भी यहां पर रहने वाला नहीं। लेकिन अंतिम समय तक भी उनके सामने एक रास्ता था। भगत सिंह माफी मांग लो, नौजवान हो, अंग्रेज सरकार माफ कर देगी, तुम्हें सरकारी गवाह बनाएंगे, क्यों इस नौजवानी को खराब करते हो? क्या आफत करते हो कि तुम? परिवार ने भी समझाया होगा। ऐसा मैं नहीं मान सकता कि परिवार में वो गए हों और परिवार में कोई उनको ये भी कहने वाला ना हो कि भगत सिंह जाओ जाओ फांसी पे चढ़ जाओ। शायद मुझे नहीं लगता इस संसार में कोई भी मां इस बात को कहने से बच सकी होगी। लेकिन बंधुओं, थोड़ा सा पीछे चल लीजिएगा। जिस बात को हमारे भाई दिनेश जी कह रहे थे, मैं उसको लेकर के चलता हूँ। आप मेरी बेटियां यहाँ बैठी गुरुकुल की, शायद इनको भी ये बात आज तक मालूम नहीं हुई होगी, और शायद मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, हमारे माननीय आचार्य जी को भी, कि आखिर भगत सिंह के दादाजी की जिनकी चर्चा हमने यहाँ पर की, आखिर उनके अंदर वो ज्योति जली कैसे, उसका घटनाक्रम क्या था? तो आज इतिहास की छोटी सी घटना जानना, लेकिन इतिहास बताने नहीं आया हूँ, वर्तमान की चर्चा करूँगा थोड़ी सी आपसे। इतिहास तो इसलिए
ताकि मैं थोड़ा उन जड़ों के पास जाकर के बैठ जाऊं, देखूं तो सही आखिर जल कहां से रही है ज्योत। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को ज्योति जली स्वामी दयानंद से, बरेली में मिले। और स्वामी श्रद्धानंद थे वकील, ये तो बात ठीक है, जानते हो, ये तो पता है ना। जो वकील थे, वकील साहब का एक मुंशी हुआ करता है, होता है ना जी, वकीलों के मुंशी होते हैं। उन मुंशी के रूप में सरदार अर्जुन सिंह उनके साथ जालंधर में काम किया करते थे। जब स्वामी श्रद्धानंद के जीवन में परिवर्तन आया, मुंशी राम के जीवन में परिवर्तन आया, और उस परिवर्तन को उन्होंने देखा कि क्या है अद्भुत दयानंद, और उस दयानंद के दर्शन करने की उनकी इच्छा प्रबल हो उठी। और उसी इच्छा के चलते सरदार अर्जुन सिंह ने महर्षि दयानंद के दर्शन किए। और दर्शन क्या अद्भुत थे दयानंद। ऐसा दयानंद मैं जानूं ना जानूं, पर उसके हमारे या आपके ना जानने से दयानंद का जो अद्भुत ओज और तेज था वो तो कम नहीं होगा। मैं जान पाऊं इस दुनिया में आकर के ना जान पाऊं, या मेरा दोष हो सकता है, मेरी कमी हो सकती है, पर दयानंद का जो ओज और तेज, केवल कुछ क्षण के लिए जाना, देखा, और देखते ही अर्जुन सिंह जी का जीवन बदल गया। सिख थे। और भगत सिंह जी की माता जी का नाम क्या था, कौन बताएगा? है जी, पूरे सिखों में उठा करके देख लीजिए, विद्यावती नाम मिल जाए तो कौर मिलेगा, विद्या कौर, ये कौर, वो कौर, सिमरन कौर। क्यों जी, बात ठीक है गलत है? फिर नाम कैसे बदल गया? भगत सिंह जी की भतीजी बोलती हैं, लिखती हैं पुस्तक के अंदर, घर में जब तक यज्ञ नहीं हो जाता था तब तक किसी को खाने की तरफ देखने की भी मनाही थी। इतना बड़ा परिवर्तन। और एक पत्र, कभी कभी लोग कह देते हैं भगत सिंह जी तो कम्युनिस्ट थे। मेरा आज उस तरफ जाना नहीं है, मैं उस इतिहास को नहीं बताना यार, फिर भी कुछ जानकारी जरूर होनी चाहिए, जरूर अपने साथियों को, जिम्मेदार लोगों को। बंधुओं, भगत सिंह अपने पूज्य पिताजी को एक पत्र लिखते हैं, जेल से लिख रहे हैं। पिताजी की इच्छा थी, माताजी की इच्छा थी, विवाह कर ले मेरा बेटा। तो भगत सिंह पत्र लिखते हैं, पूज्य पिताजी, क्या आप उस समय को भूल गए जब मेरे दादाजी ने मुझे और जगत सिंह को, जगत सिंह उनके भाई थे, अपने कंधों पे बैठा करके यज्ञोपवीत देते समय मुझे देश और धर्म पर वक्फ कर दिया था। वक्फ का अर्थ बता देता हूं, दान। ये उनके पत्र में, उनके हाथ से लिखा हुआ पत्र है, मैंने तैयार नहीं किया, उपलब्ध है, अभी बाद में निकालेंगे, गूगल करना, भगत सिंह का पिताजी को लिखा पत्र, उनके हाथ का लिखा आ जाएगा। इसलिए अब मेरा विवाह तो हो चुका इस देश से, अब दूसरा विवाह होना नहीं है। इतना मजबूत संस्कार कहां से आया? केवल इसलिए आया कि जन्म से पूर्व उनकी माता के अंदर आर्य समाज रूपी भट्टी में वो तप चुकी थी, जिसका परिणाम भगत सिंह के रूप में, एक देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में देश को वो प्राप्त हुए। बंधुओं, आर्य समाज कितनी गजब की भट्टी है, इसका अनुमान और इसका एक आकलन कर पाना किसी की भी सीमा से बाहर रहा है। आज मैं अब उसकी चर्चा नहीं करूंगा। भगत सिंह जी का बलिदान हुआ, लोग कहते हैं वो कम्युनिस्ट थे, मैं पूरा इतिहास पढ़ करके कह सकता हूं आपसे। भगत सिंह जी जब से अपने घर से निकले तब से लेकर के जब तक उनकी मृत्यु हुई, तब से लेकर के जितना भी उनका यात्रा काल रहा, कार्यकाल रहा, उस समय अगर उनको बैठक करने की कोई जगह मिली तो उसका नाम था आर्य समाज। अगर कहीं छुपने का स्थान उन्होंने ढूंढा तो उसका नाम था, अगर उन्होंने बम बनाना कहीं सीखने की हिम्मत रखी तो उसका नाम था, अगर उन्होंने अपना कहीं सामान छुपाना था तो उसका नाम था, और अगर उन्होंने अपने किसी साथी को कहना था कि जाओ वहां छुप जाओ तुम्हें सारा साधन मिल जाएगा तो उसका नाम था। और किसी मत मजहब के मंदिर गुरुद्वारे में जाकर के वो एक दिन के लिए भी छुपे नहीं। अगर किसी व्यक्ति को जहां पर अपनापन लगता है वो छुप करके केवल वहां जाकर के आश्रय लेता है, दूसरी जगह नहीं। इतिहास पढ़ करके देखना, उनका 600 पन्नों का उनका ट्रायल है। जब भगत सिंह का फांसी के लिए ट्रायल हुआ था, मेरे पास सुरक्षित है, हिंदी में किया हुआ है, उर्दू में था मूल रूप में। उस पूरे ट्रायल के अंदर इतना मोटा बन गया वो, फाइल करते करते 3 हिस्सों में है। 500 से ज़्यादा जगह पर आर्य समाज, महर्षि दयानंद, गुरुकुल और डीएवी और आर्य समाज के सन्यासी और उनके कार्यकर्ताओं के नाम हैं पूरे। केवल 23 साल का भगत सिंह के जीवन में
कल्पना करके देखना बंधुओं, आज आप उस आर्य समाज मंदिर में बैठ करके उनको स्मरण कर रहे हैं। आज मेरा आपसे चर्चा केवल इतनी सी है कि जिस बलिदान के बाद ये आजादी आपको मिली थी, आखिर ये आजादी आपके पास में रहेगी कब तक? केवल 5 मिनट के लिए इसका चिंतन कर लो। और मैं आज आपको जिन बातों को बताने जा रहा हूं बहुत संक्षेप में बताऊंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे जल्दी ही, ज्यादा देर नहीं लगेगी। जिस बलिदान को लेकर के भगत सिंह के माध्यम से और ऐसे अनेक लोगों के माध्यम से, क्रांतिकारियों के माध्यम से आजादी मिली थी, वो आजादी बहुत देर तक आपके हाथ में रहने वाली नहीं। जो परिस्थितियां हैं, अगर ऐसी ही परिस्थितियां निरंतर चलती रहीं तो आप कहेंगे कैसे भाई साहब? तो मैं आपको केवल 2 ही उदाहरण दे देता हूं, ज्यादा नहीं दूंगा। देश केवल उनका हुआ करता है जिनकी संतानें होती हैं। देश किसी व्यक्ति का मोहताज नहीं है कि मुझे इसी का देश रहना है। देश तो आपका भी था, भेरा से आए थे सभी लोग। आज कहां है वो भेरा? आपके हाथ में है या नहीं? बोलो क्यों चंद्रमोहन जी, आज आपके हाथ में है भेरा? नहीं है। क्यों? आज आप वहां नहीं हो। पंजाब में एक पुस्तक लिखी, पार्टीशन ऑफ पंजाब, उसका विमोचन हुआ, मैं भी वहां था। भाई साहब आप भी 2 शब्द बोलो। तो मैंने कहा मैं तो केवल एक चीज जानना चाहता हूं, ये 500 पेज की पुस्तक आपने लिखी, बहुत अच्छा आपने इतिहास लिखा, पर अगर इसको 2 शब्दों में डिफाइन किया जाए कि पाकिस्तान का बंटवारा हुआ क्यों, भारत का बंटवारा हुआ क्यों, तो 2 शब्द बड़े सरल हैं जो आज हम भूल गए हैं। उन शब्दों को बिल्कुल भूल चुके हैं। जितने लोग पाकिस्तान से छोड़ करके यहां पर आए थे, चाहे आपके पड़ोस की नगरी हो, इसके पीछे जो है कौन सी है यहाँ पे बड़ी, जो मुल्तान नगर, ये मुल्तान नगर हो, चाहे भेरा एन्क्लेव हो, और चाहे इसके पीछे वाली हो, मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा, बड़ी कॉलोनी काफी जो है जी, मियाँ वाली हो, ये सारे कहाँ थे नाम? कौन से नाम थे? भारत के नाम नहीं थे, पाकिस्तान के थे। तो मैंने कहा बंधुओं 2 ही शब्दों में डिफाइन हो जाएगा। आपकी पुस्तक को मैं डिफाइन करना चाहूं। बोले क्या? मैंने कहा वो ज्यादा थे, आप कम थे। अकेला एक कारण था पाकिस्तान को छोड़ने का और दूसरा कोई कारण नहीं था। बंधुओं माफ करना, आज हमने अपनी स्थिति तब से भी बहुत बदतर कर ली है। और किस कदर षड्यंत्र हमारी समाज में चल चुके हैं, उस षड्यंत्र को हम शायद देख नहीं पा रहे हैं। जिस संपत्ति को हमने बढ़ाना था, उस संपत्ति को घटाए जा रहे हैं। और जिस संपत्ति ने हमारी रक्षा नहीं करनी थी, जिसके कारण से लुटेरों को नजर हमारे पर पड़ी थी, हमारे मंदिरों के खजाने पर नजर पड़ी थी, उसको बढ़ाने के ऊपर लगातार 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 लगे हैं। पहले मैं कहता, किसी बुजुर्ग से पूछते थे खाओं में खेत में जाके, भाई साहब बुजुर्ग आपसे, लाला जी चौधरी साहब आपकी संपत्ति कितनी है? वो गौर से कहता था 3 बेटे 3 बेटियां मेरी संपत्ति हैं। आज आप किसी से पूछ लेना, भाई साहब आपकी संपत्ति कितनी है? बोलेगा एक मेरा भेरा एन्क्लेव में घर है, एक मेरा रोहिणी में फ्लैट है, एक मेरा वहाँ पर ज़मीन है, एक मेरे इतना गोल्ड है, इतना जेवर है। अब संपत्ति बदल गई, अब संतानें हमारी संपत्ति नहीं रही। जब संतानें हमारी संपत्ति नहीं रहेंगी तो बताओ उनको बढ़ाने का काम कौन करेगा? वो हमारी संपत्ति अब है ही नहीं। संपत्ति होती तो उनको बढ़ाते, संपत्ति होती तो उनकी रक्षा करते। माफ करना, ये देश आपका अब आस्ता आस्ता आपके हाथ से निरंतरता से निकला चला जा रहा है। अगर ये देश आपका होता बंधुओं, जिस कदर 2 बच्चों को मारा गया इस देश के अंदर, आग लगती। किसके गले में लगी? किसके हृदय में लगी? क्यों मारा? किसके मन में प्रश्न पैदा हुआ? कितने दिन तक ये प्रश्न पैदा रहेगा? क्योंकि हमें लगा ये आग तो कहीं और लगी है, हमारे आसपास थोड़ी लगी है। और ध्यान देना, जब पड़ोसी के घर में आग हो और हम अंदर बैठ कर के खाना खा रहे हों, समझ लेना खाना खाने के बाद वो आग केवल आपको ही जलाने के लिए आने वाली है। और बंधुओं माफ़ करना, हमारी लगभग ये परिस्थिति हो चुकी है। पड़ोस में आग लग चुकी है, हमें अंदाज़ा नहीं कि कुछ ही क्षणों में वो आग आपके और मेरे निकट पहुँच रही है। हमारी संतानें नहीं हैं। अपने अपने आसपास की 10-10 कोठियों को आकलन कर लेना बंधुओं, लिख करके दे रहा हूँ आज आपको। चाहे भेरा एन्क्लेव हो, चाहे कहीं हो, 300, 400, 500 गज की कोठियों में रहने वालों की संख्या 5-6 से ज़्यादा अब नहीं है। 10 नौकर हैं, 5 नौकर हैं, 5 रहने वाले हैं। और आस्ता आस्ता ये संख्या घट रही है। भाई साहब 5 बच्चे होते थे, उसके बाद 4 हुए, 3 हुए, 2 हुए, और अब 1 के ऊपर हम शान दिखा रहे हैं। और वो 1 भी थोड़ा सा बड़ा होकर के अमेरिका लंदन जा रहा है। आपका यहाँ पर बचेगा कौन? सोचो तो सही।
आराम से विचार कर लेना, बैठ करके घर पे चर्चा करके देखना हम कितने लोग हैं और कब तक हैं। छोटे छोटे बच्चों से मैं सम्मेलनों में पूछता हूं, ये छोटा बच्चा, कोई 2 साल का बच्चा आएगा, मैंने कहा बेटा बताना जरा जंगल का राजा कौन होता? उत्तर देता विनय जी शेर होता है। मैंने कहा बस आज दादी से जाकर के दोबारा से समझ लेना, तेरे को भी समझ में नहीं आएगा। दादी को समझाता हूं, बच्चे को समझा देना, जंगल का राजा अब शेर नहीं होता। जंगल का राजा अब लोकतंत्र में शेर कभी नहीं होगा। जंगल में अगर कुत्ते ज्यादा हो जाएंगे तो राजा कौन बनेगा भाई साहब? कौन बनेगा? शेर को बाहर बांध देंगे, कभी तू राजा था अब तो यहां बंध जा, तेरा अब कोई काम हमारे यहां नहीं रह गया। माफ करना, शेरों की संख्या आपके भारत में तेजी से समाप्त हो रही है। एक भी रह जाता बच्चा तब भी अच्छा था। अब जो नई परिपाटी आपके परिवारों के अंदर जन्म ले चुकी है और घातक परिपाटी, आवश्यकता क्या है? संतान की जरूरत क्या है? बच्चा ना बच्ची नींद आए अच्छी, ये नारा चल रहा है आपके समाज के अंदर। माफ करना, मेरा नारा नहीं है, चल रहा है। डिंक, कभी सुना आपने डिंक? DINK, कितनों ने सुना है? नहीं सुना तो सुन लीजिए, नहीं तो उठा करके मोबाइल में देख लीजिएगा। अपने देश के बारे में जानना जरूरी है। मेरा देश का पानी बह किधर की ओर रहा है। डिंक मतलब डबल इनकम, नो किड्स, दोनों कमाओ, संतान की आवश्यकता नहीं है। पालना हो, कुत्ते को पालेंगे, बिल्ली को पालेंगे, खरगोश को पालेंगे, काहे को संतान को पाल करके अपनी जवानी खराब करें, बाद में उन्हीं को ढोते हुए घूमें। ये बात अपने आप आपकी समाज के अंदर, बच्चों के अंदर आई नहीं है, डाली गई है। ध्यान रखना, जब आपका बच्चा ये कहे अभी शादी की आवश्यकता नहीं है मम्मी, क्या करनी है, समझ लेना वो कहीं ना कहीं इस षड्यंत्र का शिकार बन चुका है। 25, 26, 27, 28, 30, 32 साल में जाकर के विवाह, 3-4 साल बाद के बाद पहली संतान अगर हो जाए तो उसके बाद दूसरी का नंबर आ नहीं पाता। ऐसी परिस्थिति में देश आपका कैसे रहेगा, उसका कोई गणित मुझे कोई समझा के दिखा दे बंधुओं, रहेगा नहीं। माफ करना, हमने चिंतन छोड़ दिया। भगत सिंह ने जो काम करना था करके चले गए, लेकिन अब इस देश को अपना रखना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आज आपने चिंतन नहीं किया बंधुओं, जैसे छोड़ करके पाकिस्तान आए थे वैसे छोड़ करके इसको जाना पड़ेगा। मंगोलपुरी आपसे कोई बहुत दूर नहीं है, नांगलो कोई आपसे बहुत दूर नहीं है, पर एक सुविधा थी पाकिस्तान वालों को, भारत जगह थी आने के लिए। अब आपके लिए वो सुविधा खत्म हो चुकी है, आपके पास कोई और जगह नहीं है। वही टैगोर गार्डन की हालत है, वही विकासपुरी की हालत है, वही रघुवीर नगर की हालत है, वही ख्याला की हालत है, वही मंगोलपुरी की हालत है, वही बरेली की हालत है, वही कलकत्ता की है, वही केरल की है, वही मुंबई की है, वही हैदराबाद की है। कभी कल्पना बैठ करके देखना, मैं किसके लिए कमा रहा हूं, किसके लिए मैं कोठी बना रहा हूं, किसके लिए रात दिन मैं परेशान हो चुका हूं। जो संभालने वाला है वो तो मेरा है ही नहीं। और बंधुओं, अगर आज आपने इस चिंतन को अकेले को नहीं पैदा किया, फिर भगत सिंह क्या कोई भी इस देश में याद किया जाने वाला नहीं है। माफ करना, पाकिस्तान का भी जब निर्माण हुआ उसकी नींव में भी भगत सिंह तो थे कि नहीं, बोलना। आजादी तो मिली थी ना उसको भी, लेकिन क्या भगत सिंह का बलिदान दिवस पाकिस्तान में मनाया जाता है? बोलो, कौन मनाएगा? वहां जिन्ना का मनाया जाएगा। भगत सिंह जैसे हजारों फांसी पे चढ़ने वालों का कभी भी बलिदान दिवस पाकिस्तान में मनाया नहीं जाएगा। बंधुओं, हम कहीं ना कहीं अपने इस देश को वैसा बनाने की तैयारी कर नहीं रहे, करवाई जा रही है हमारे हाथों से। इसलिए आज की चर्चा यहीं पर विराम करूंगा। केवल आपको एक निवेदन कर दूं, अगर आज आपने अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया, आप कहेंगे भाई साहब करें क्या, जिम्मेदारी तो आपने, चलो बात तो अच्छी कही, पर करें क्या, हम करें क्या? हाँ, बस इतना सा प्रश्न है। सभा ने एक पूरी तरह से प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, छोटी सी पुस्तिका है, चुनौतियों का चिंतन। क्या नाम है जी? मैंने एक बताई है अभी आपके सामने, उसमें छोटी छोटी 8 हैं और पुस्तक इतनी बड़ी है कि 2 घंटे से ज़्यादा आपको पढ़ने में लगेगा नहीं। कितना जी? किसके लिए पढ़ रहे हैं? अपने देश के लिए। बहुत सरल सी पुस्तिका है और उसके साथ में जुड़ी हुई अन्य कहानियों का लिंक उसी पुस्तक में दे दिया है।
आज जरूरत है लोगों तक इस बात को पहुंचाने की, जो केवल सुबह हमारे व्यक्ति उठते हैं, लाला जी उठते हैं, बाजार जाते हैं, आज मैंने 5 लाख कमाए, आज मैंने 10 लाख कमाए, उनको रक्षा करने वाला कौन है उनको भी मालूम नहीं। अभी मैंने एक उदाहरण दिया था पिछले अभी एक प्रोग्राम के, आप भी ध्यान से सुनना थोड़ा सा। हमारे एक सज्जन ने बहुत बड़ा फार्म हाउस ले लिया दिल्ली में, बुलाया, गए, ध्यान से सुनना भाई साहब, पर बिल्कुल आपके लिए कह रहा हूं, आराम से सुन करके चर्चा करना, जहां बैठो ना वहां चर्चा शुरू कर दो, अपने आप फैलेगी बात। फार्म हाउस ले लिया, बड़ा सुंदर बनाया, लगभग अनुमान से 200-250 करोड़ रुपए का फार्म हाउस वो बना, लगभग 10 एकड़ का फार्म हाउस है, बड़ा सुंदर घर, 2 स्विमिंग पूल बनाए, एक बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग, गार्डन इतना शानदार बहुत अच्छा, जिसमें सभी वो माली वगैरह लग करके जी, ये ऑस्ट्रेलिया से फूल मंगाए, हॉलैंड से फूल मंगाए, मिट्टी मंगाई है, क्योंकि इस मिट्टी में ये फूल उगते नहीं है। इतना खर्चा करके मैंने कहा भाई साहब आपने इसकी देखरेख के लिए कितने लोग रखे? तो बोले लगभग विनय जी 17-18 लोग हैं, कुछ माली हैं, कुछ सफाई वाले हैं, कुछ चौकीदार हैं, सुबह शाम रात 3-3 2-2 शिफ्ट लगनी पड़ती है। ध्यान से सुनना बंधुओं, वो टोटल लोग कितने हैं घर में, कितने हैं जी? वो 3 हैं। आराम से सुनना, वो टोटल लोग 3, और उन्होंने कितनों को रखा अपने फार्म हाउस के लिए? 18, और उन 18 में से 12 ये थे, उन 18 में से 12, समझ गए? पैसा आपका, फार्म हाउस आपका, आपने उसमें आनंद लेने नहीं जाना, वो 12 लोग उस स्विमिंग पूल का आनंद लेंगे, वो 12 लोग आपके बेडरूम्स का आनंद लेंगे, वो 12 लोग आपके फार्म हाउस का आनंद लेंगे, क्योंकि आपने तो आनंद लेने वालों को पैदा ही नहीं किया। आपने पैसा लगा करके उनको दे दिया कि जाओ आनंद लो, और तुम्हें आनंद लेने का पैसा भी मैं देता रहूंगा। क्या इसी का नाम है धन कमाना, अमीर होना? बोलना जरा ध्यान से। अगर हिंदू समाज इसी तरह से धन कमा करके अमीरी को देखना चाहता है, तो समझ लेना पैसा तो होगा, पर यह देश आपका नहीं होगा, और थोड़े दिन बाद ना देश होगा तो वो जो पैसा आपने कमाया था वो भी आपका। इसलिए बंधुओं, अगर आज आपने संतानों को संपत्ति मानने का संकल्प नहीं लिया, और मैंने निवेदन कर दिया है, उस पुस्तिका में सब कुछ लिख दिया है, सभा से मंगवा लीजिएगा। कल होली का कार्यक्रम है, आप आ भी रहे हैं, जितनों को भी निवेदन कर दूं, जो नहीं आए जरूर आना। और एक ही संकल्प है, अगर देश बचाना चाहते हो, भगत सिंह की तरह से फांसी पे चढ़ने की बात मैं नहीं करता कि जाओ फांसी पे चढ़ जाओ, मत चढ़ना, चढ़ोगे भी नहीं, मेरे कहने से भी नहीं चढ़ोगे। वो तो दयानंद की कृपा थी, मन के अंदर हृदयाग्नि जल गई भगत सिंह की, मेरे और आपके अंदर ये भाव नहीं पैदा हो पाएंगे, बड़ा कठिन है। लेकिन इतना पक्का निवेदन करता हूं आपसे कि आज अपने मन में भाव लेना, भगत सिंह के शहीदी दिवस पे इतना सा संकल्प लेता हूं कि उस छोटी सी पुस्तिका को कम से कम 200 परिवारों में अगले 1 साल तक पहुंचा दूंगा। भाई साहब बड़ी बात तो नहीं कह रहा मैं, कोई संकल्प है पक्का, अपना पढ़ करके, और 200 लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन पहुंचाने का मतलब ऐसे बांटनी नहीं है, बस इतना सा अंतर है। जाएं, बैठें और कहें भाई साहब 200वीं जयंती आर्य समाज की चल रही, महर्षि की, एक छोटी सी पुस्तिका आपके पास लाए हूं, समय मिले तो पढ़िएगा। मैंने पढ़ी है, अच्छी लगी, इसलिए आपको दे रहा हूं। बस ये 5 मिनट का समय लगा करके माता जी, थोड़ी रील कम देख लेना, थोड़े वीडियो कम देख लेना, थोड़ा फेसबुक कम कर देना, थोड़ी देर किसी एक मूवी को छोड़ देना। बस 1 साल के अंदर अगर मैंने 200 लोगों तक इस विचार को पहुंचा दिया, निश्चित रूप से वापसी आएगी। आज नहीं तो कल, जैसा पानी नीचे जा रहा है वैसा वापसी भी आने का रास्ता हमें ही बनाना पड़ेगा। इसलिए भगत सिंह ने तो फांसी की सजा लेकर के शायद हमें आज दिया था, लेकिन अभी समय है। इस समय को अगर हमने गवा दिया, फिर पता नहीं आने वाले समय में भगत सिंह पैदा हो ना हो, चंद्रशेखर आजाद, शहीद सुखदेव दोबारा से किसी माँ की कोख से पैदा हो ना हो, इसके बारे में मैं कुछ भी कहने की परिस्थिति में नहीं हूं। इसलिए अपने देश को संभालो, अपनी संतानों को बढ़ाओ, अपनी संतानों को मजबूत बनाओ, और हो सके तो उनको कह दो तेरा देश भारत, और तेरी संपत्ति केवल तब दूंगा जब तू भारत में रहेगा। विदेश जाने वालों को कह देना भाई तेरा देश वही है, तो ये संपत्ति किसी अच्छे काम में लगाऊंगा, अपने समय रहते अपनी संपत्ति का उपयोग कर लेना, नहीं तो ये तो आपकी संपत्ति पे काबिज होने के लिए तैयार हैं। उनको पूरी ट्रेनिंग मिल चुकी है, उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं। बस आज के समय इतना ही, और भगत सिंह जी के बनाए हुए भारत की रक्षा करना अब मेरा और आपका दायित्व है। इस दायित्व को आज समझ करके जाना कि यही था मेरा यहां पर आने का आज प्रसाद,
ये प्रसाद तो आना जाना है, थोड़ी देर जाएगा, सुबह खत्म। और इस प्रसाद से आने वाले समय में भारत को ऊर्जा मिलेगी, विश्वास मान के चलना।